नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो ये प्रैक्टिस सेट है किसका है, तो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है और इसमें 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग 150 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसके बारे में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मारिया रेसा, ये फिलीपींस के हैं, और दिमित्री आंद्रे मुराटोव को चयन किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये आपके रूस के हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति को जो है 2021 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो एक से अधिक आपके सही उत्तर हो जाएगा, तो ई जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 2020 में जो है नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो WEF को दिया गया था। WEF को दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है, 2021 और 20 दोनों। नेक्स्ट है कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। तो हाल ही में जो है अभी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो है चुनाव कराए गए, और जहां पर जो है एनडीए की सरकार बनी, जो एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बनती है। जो पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी भारत में, तो 8 हैं। और कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। जो आपके पुडुचेरी में चुनाव हुआ था, तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 30 सीट आपके हैं पुडुचेरी के विधानसभा में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है, एमा रादुकानु के द्वारा जीता गया है। एमा रादुकानु के द्वारा जीता गया है। एमा रादुकानु किस देश की हैं, तो ब्रिटेन की हैं। ठीक है, ब्रिटेन की याद रखिएगा। और इनके द्वारा किसे हराया गया था, तो इनके द्वारा जो है कनाडा की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लीला, आप लिख देते हैं लीला फर्नांडीज को इनके द्वारा हराया गया था। ठीक है, नोमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो जापान की हैं। कहाँ की हैं, जापान की हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति बनी है उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल को शामिल किया गया है। तो 2 नए खेल को शामिल किया गया है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। और किस किस खेल को शामिल किया गया है, तो बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन, और दूसरा है ताइक्वांडो। ठीक है, ये 2 खेलों को शामिल किया गया था। भारत का कितना का दल गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में शामिल होने के लिए, तो 54 का दल गया था। इसमें से 40 पुरुष थे और 14 महिला थी। भारत के द्वारा कितना पदक जीत के लाया गया टोटल, तो 19 पदक भारत के द्वारा जीत के लाया गया है। नेक्स्ट है कि पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। तो पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र जो है गुजरात राज्य में खोला गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाबो के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर, वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, तो गेल इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना किया जा रहा है। गेल इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना किया जा रहा है। एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो पहले भारतीय हैं दीपक काबरा, नाम क्या है इनका, दीपक काबरा इनका नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है। तो क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये जीता गया है मुंबई टीम के द्वारा। ठीक है, मुंबई टीम के द्वारा जीता गया है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस बार का आपके विजय हजारे ट्रॉफी हुआ 2021 में, तो उसमें मुंबई जो है एक भी मैच नहीं हारा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। तो अमेरिका जो है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो है पहला परमाणु रिएक्टर जो है 2026 तक स्थापित करेगा। कब तक? 2026 तक आपके स्थापित करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है केरल राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा जो है वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है इसकी स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईरान का 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। 2021 का जो है ईरान का राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जीता गया है। तो इब्राहिम रईसी जो है वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं। नोट कीजिएगा, इब्राहिम रईसी जो है वर्तमान में ईरान का राष्ट्रपति हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में जो है सबसे बड़ा पाम ऑयल का उत्पादक जो कंट्री है इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। तो अफ्रीका को जो है जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि पोलियो से मुक्त होने वाला अफ्रीका का अंतिम देश कौन है। तो नाइजीरिया है। कौन है? नाइजीरिया। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो प्रिंस चार्ल्स होगा। कौन होगा? प्रिंस चार्ल्स होंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंस चार्ल्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सही है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये भी आपके सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही है। तो देख लीजिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है कोविड-19 रोगियों के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत जो है माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है, माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक को इनाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। तो चुना गया है कोटक महिंद्रा बैंक को जो है इनाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है।
तो किया गया है IBM के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया? तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिम्बैक्स की शुरुआत कब होती है? तो 1994 में सिम्बैक्स की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर में मियो का जो बड़ा स्टेशन है उसका नाम बदल के महेश नगर कर दिया गया है, महेश नगर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया है? तो युवराज सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है, युवराज सिंह को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक बोल रहा है, तो इसका शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी है। क्या है? सोमाइटी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमाइटी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि याद रखना आपको कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है इसमें कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसका मोटो क्या था? मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो था, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी था। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहता है? तो पहले स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन रहता है? तो उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर रहता है। तीसरे स्थान पर मणिपुर रहता है। और चौथे स्थान पर कौन रहता है? तो चौथे स्थान पर सिक्किम रहता है। और पाँचवें स्थान पर कौन रहता है? तो पाँचवें स्थान पर मिजोरम रहता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो राम माधव है। राम माधव भाजपा के नेता हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है, और तीसरा स्थान किसे मिला है? तो तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो इसका जो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है? तो केवड़िया बना है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो लापता व्यक्ति की पहचान के लिए जो है आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया है इंटरपोल के द्वारा, ठीक है, इंटरपोल के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन देशों से? तो नेपाल से करता है, ठीक है, नेपाल से करता है, भूटान से करता है, और बांग्लादेश से करता है। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। किससे किससे? तो नेपाल से करता है, चाइना से करता है, और सिक्किम से करता है। अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है 3 देशों से, चाइना से करता है, म्यांमार से करता है,
और भूटान से करता है, जबकि असम जो है ये सीमा साझा करता है आपके भूटान से करता है और बांग्लादेश से करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है केवल 2 देशों से सीमा साझा करता है, भूटान और बांग्लादेश से। नेक्स्ट है कि मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है। तो जो मेघालय का पठार है वो दक्षिण प्रायद्वीप का भाग है। ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीप पठार का भाग है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। जो सबसे प्राचीन जनजाति है उसका नाम है जारवा। क्या नाम है? जारवा। और ये कहाँ पर रहता है? तो अंडमान निकोबार में ये जो जारवा है रहता है। ठीक है, कहाँ पर रहता है? अंडमान निकोबार में जारवा रहता है। ठीक है, जो ये लेप्चा आपके जनजाति है ये कहाँ पर रहता है? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहता है लेप्चा जनजाति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा झील आपके कहाँ पर नहीं है। तो अष्टमुदी झील आपके केरल में है, ये तो सही है। पुलिकट झील, जो पुलिकट झील है इसे आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पुलिकट झील का विस्तार है। उसके बाद है रूपकुंड। जो रूपकुंड है ये आपके पंजाब में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है रूपकुंड। ठीक है, उसके बाद है सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, तो ये आपके सही है। सूरजकुंड कहाँ पर है? हरियाणा में है, तो ये आपके सही है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, तो बी और सी सही सम्मिलित नहीं है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई जो है इसका, जो ई वाला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस या किन राज्य या राज्यों में नहीं पाई जाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है? तो मेघालय में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में जो है लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है मात्र एक ही राज्य में उसका विस्तार है। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपके चंबल घाटी परियोजना है, जो चंबल घाटी परियोजना है इसका विस्तार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है जो मयूराक्षी परियोजना, इसका विस्तार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद है शरावती, जो शरावती परियोजना है इसका विस्तार कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। हीराकुंड परियोजना, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो उड़ीसा में इसका विस्तार है। तो एक से ज़्यादा सही है, आपके डी भी सही है और सी भी सही है। तो एक से अधिक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था? इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है एक ही राज्य में है। तो शरावती परियोजना और हीराकुंड परियोजना जो है केवल एक ही राज्य में है, इसका विस्तार है, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो वर्तमान में जो है बिहार में 2 आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला बैंक कौन है? तो पहला बैंक जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दूसरा है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। इसमें से जो है कौन सा सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है, तो देख लीजिए। तो इसमें जो है आपका है तिमोर सागर, जो तिमोर ये सागर है ये आपके हिंद महासागर में स्थित है, जबकि ये तीनों जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है। फिलीपींस सागर आपको पता है प्रशांत में, दक्षिण चीन सागर ये भी प्रशांत में। कोरल सागर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट है कि ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ब्राज़ील जो है 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनके पास मैप है आप लोग मैप में देख लीजिए, ठीक है। 10 वो जो 10 है, 10 देश कौन कौन है इसे आप लोग देख लीजिए एक बार। तो पहला है फ्रेंच गुआना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुआना, चौथा एक है फ्रेंच गुआना और जो पहला था फ्रेंच गुआना और जो तीसरा है गुआना, ठीक है। चौथा है वेनेजुला, पाँचवा है कोलंबिया, छठा है पेरू, सातवां बोलिविया, आठवां पराग्वे, नौवां अर्जेंटीना और 10वां उरुग्वे है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। तो बैकाल झील को बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बियर झील किस देश में है। तो कनाडा में स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील के ऊपर से जो है कौन सी रेखा गुजरती है, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जॉनसन झील किस देश में है। तो जो जॉनसन झील है ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। कहाँ पर है, कजाकिस्तान में स्थित है। साथ में ये भी लिखिएगा कि जो विक्टोरिया झील है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, विक्टोरिया झील की। नेक्स्ट है कि भूमध्यसागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है। तो देख लीजिए, लॉस एंजल्स में पाया जाता है, रोम में पाया जाता है, केप टाउन, ये केप टाउन कहाँ का शहर है, केप टाउन जो है कहाँ का शहर है, आपको याद रखना है। जो केप टाउन है ये आपके शहर है दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का शहर है, दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर है। न्यूयॉर्क में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है, न्यूयॉर्क में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो जो गंडक नदी है किस किस जिले से होकर बहती है ये देख लीजिए। पहला आपका है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है गोपालगंज, चौथा मुजफ्फरपुर, पाँचवा सारण, छठा वैशाली, ठीक है। वैशाली ज़िले से होते हुए जो है सोनपुर और हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो इसमें देख लीजिए गंडक नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो जो ऑप्शन दिया गया है गोपालगंज, गोपालगंज से बहती है। सिवान, सिवान के बारे में आपको हम नहीं बोले होंगे, तो सिवान से नहीं बहती है। मुजफ्फरपुर से बहती है और वैशाली से भी बहती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा ज़िला है। तो जो आपके 4 ज़िले के नाम दिया गया है इसमें से कौन सा ज़िला जो है सबसे अधिक ज़िले से टच करता है। तो खगड़िया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खगड़िया, जो खगड़िया किन किन ज़िलों से इसकी सीमा लगती है इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला है सहरसा, दूसरा है मधेपुरा, आप लोग अपने सामने मैप रखिएगा, ठीक है। तीसरा है भागलपुर, चौथा है मुंगेर, पाँचवा है बेगूसराय, छठा है समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर और सातवां है दरभंगा। तो टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगता है खगड़िया का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दरभंगा है इसकी सीमा कितने ज़िले से लगती है। तो 4 ज़िले से, ठीक है, 4 ज़िले से मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। जो नालंदा है इसकी सीमा कितने, जो नालंदा है इसकी सीमा कितने ज़िलों से लगती है। तो पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय। तो 6 डिस्ट्रिक्ट से। जो सहरसा है इसकी सीमा जो है 5 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। कौन कौन, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया। तो आप सभी लोग मैप में ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन है। बिहार का जो है सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला पहाड़ी कौन है। तो गया है। कौन है, गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 266 मीटर इसकी
ऊंचाई है, 266 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे अधिक ऊंचा कौन है, तो सोमेश्वर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 874 मीटर। नेक्स्ट है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था, तो चार्ल्स ब्रेडला ने, किसके द्वारा, चार्ल्स ब्रेडला के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका। नेक्स्ट है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रफ़ीक जकारिया। क्या नाम है, रफ़ीक जकारिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला भाषण जनता के बीच कहाँ पर दिया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वाराणसी में दिया था। कहाँ पर दिया था, वाराणसी में दिया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब दिया था, तो 1916 में दिया था, 1916 में दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। साथ में आपको याद रखना है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने जो है सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह में करते हैं। और कब, 1917 में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी, तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा इसकी की गई थी। और कब किया गया था, तो 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से जो आपके सांप्रदायिक पंचायत है इसके माध्यम से क्या किया गया था, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए जो है अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था सांप्रदायिक पंचायत के तहत। फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो है भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए जो है अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्यों बनाया मुक्ति दिवस, तो 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी, अमर नायक प्रणाली जो है किसकी राजनीतिक खोज थी, तो किसकी थी, विजयनगर की जो है खोज थी। किसकी थी, विजयनगर की खोज थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर शासकों की नवीन खोज थी। अमर नायक जो है सैन्य कमांडर थे। ध्यान रखना है कि अमर नायक जो है सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को जो है राय कहते थे, जो शासक था वो स्वयं को राय कहते थे। और अमर नायक क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्र करते थे। समझ गए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है, तो हितोपदेश जो पुस्तक है इसके लेखक हैं नारायण पंडित।
नारायण पंडित इसके लेखक हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान जो है विदेशों में आधुनिक पद्धति से अपना दूतावास स्थापित करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जागीर संकट के सिद्धांत को जो है सतीश चंद्र ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा, सतीश चंद्र एक राइटर है, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? तो आपको याद रखना है कि 1861 में चार्ल्स वुड ने इंडियन काउंसिल बिल प्रस्तुत करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ जो है आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आता है? तो मार्च 1942 में भारत में आता है। कब? मार्च 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में भारत आता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का जो जनक है राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा संवाद कुमौदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत आदि जैसे पत्रों का संपादन किया गया है। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ जो है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। लेखक और पुस्तक का नाम दिया गया है। जो कॉमन बिल पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा? तो तारकनाथ दास के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2-3-1, 2-3-1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले जो है बेलेजली की सहायक संधि पर सिग्नेचर कौन करता है? तो सबसे पहले जो करता है हैदराबाद करता है। ये कब करता है? तो 1798 में करता है। हैदराबाद के बाद मैसूर करता है 1799 में। मैसूर के बाद कौन करता है? तंजौर करता है। ये कब करता है? ये भी आपके 1799 में करता है। उसके बाद अवध कब करता है? तो 1801 में करता है, ठीक है। पेशवा कब करता है? पेशवा मराठा पेशवा ये आपके करता है 1802 में, ठीक है। उसके बाद भोसले इधर लिख देते हैं। भोसले ये कब करते हैं? तो भोसले करते हैं 1803 में। सिंधिया कब करते हैं? तो सिंधिया 1804 में करते हैं, 1804 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत आपके समाप्त होता है? तो आपको याद रखना है सुगौली के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। सुगौली की संधि के माध्यम से समाप्त होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 ईस्वी में जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौजी को। आपको याद रखना है 1854
1954 में किया गया था। जैसे कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया, तो अवध का जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप के माध्यम से किया गया था। कुशासन के आरोप के माध्यम से किया गया था, मतलब कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया तो उस समय शासक कौन थे, तो वाजिद अली, ठीक है, वाजिद अली थे। और कुशासन का आरोप लगाकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1856 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम ने करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह जो आपका कथन है, किसका कथन है, यह कथन जो है मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका कथन है, मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के जो है लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1940 में होता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो किसका लेख मिलता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसमें जो लेख मिलता है जहांगीर का। किसका मिलता है, जहांगीर का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जो है समुद्रगुप्त की आपकी जानकारी मिलती है और इस पर जो है जहांगीर का एक लेख खुदा हुआ है और इस स्तंभ लेख पर जो है अशोक के लेख सर्वप्रथम लिखे गए। स्तंभ को जो है समुद्रगुप्त जो है कौशाम्बी से लेकर आया था। फिर से सुन लीजिए, जो स्तंभ है उसे समुद्रगुप्त जो है कौशाम्बी से लेकर आया था और इसमें समुद्रगुप्त को जो है अजातशत्रु की उपाधि दी गई और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो किसका मिलता है, जहांगीर का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी। जो कन्नौज है, कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन है, उनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो थानेश्वर थी। कहाँ पर थी, थानेश्वर में थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन आपके सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। कुंभा को काबुल बोला जाता है, जो कुंभा नदी है उसे काबुल बोला जाता है, तो ये सही है। पुरुषनी को रावी बोला जाता है, ये भी सही है। सदानीरा को गंडक बोला जाता है, ये भी सही है। और सतुद्री को सतलुज बोला जाता है, ये भी सही। सारे के सारे सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, ठीक है, ई ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। साथ में आपको याद रखना है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने नदियों की चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद में जो है 42 नदियों की चर्चा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। जो भूदान आंदोलन है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली से शुरुआत इसकी होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है, जो भूदान आंदोलन है इसके माध्यम से भूस्वामियों से जो है अपनी ज़मीन का कम से कम छठा हिस्सा जो है दान करने के लिए बोला जाता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार आपको सजाना है, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटा उसके बाद कौन सी घटना घटता है। तो देख लीजिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु
जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनकी मृत्यु कब होती है? तो देख लीजिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है। कंपनी का जो है उत्तरी सरकार पर कब्जा, जो कंपनी है उसका उत्तरी सरकार पर कब्जा कब होता है? तो 1766 में होता है। उसके बाद है मीर कासिम का जो है बंगाल बिहार से पलायन। मीर कासिम का जो है बंगाल बिहार से पलायन कब हो जाता है? तो 1763 में होता है। उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये कब होता है? तो 1748 में होता है। तो इसे कालक्रम में देख लीजिए, सबसे पहले कौन होगा? तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा ये 1, उसके बाद हो जाएगा आपके 2, फिर ये 3 और 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1, 2, मतलब कि ये 4 वाला। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि 3 किस्तों में जो है 2-2 हज़ार रुपये करके किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है सालाना। ठीक है, 3 किस्तों में जो है सालाना 3 किस्तों में जो है 2-2 हज़ार करके एक साल में 6,000 रुपया दिया जाता है, और जो एक किस्त दिया जाता है 4 महीने में। ठीक है, तो 4 × 12 मतलब कि 3 किस्त में 6,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें से सेबी से संबंधित कौन सा कथन आपके सत्य हैं? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, तो सही बात है। 30 जनवरी 1922 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, तो बहुत ही सही बात है। इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। इस संख्या लिख दिया इसकी जगह संस्था है, तो एकदम सही बात है। ये भी चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 की गई। ये एक वैधानिक इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में जो है राजकोषीय नीति का आरंभ जो है 1936 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1936 से माना जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है? तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा मद जो है राजस्व प्राप्ति से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर शामिल, अप्रत्यक्ष कर शामिल है, विदेशों से प्राप्त सहायता शामिल है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण आपके शामिल नहीं होता है। ठीक है, सरकार के द्वारा ऋण जो है शामिल नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है राजस्व प्राप्ति में शामिल कौन नहीं होता है? तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम का टैग लाइन क्या है? तो जो ई-नैम है उसका टैग लाइन क्या है? तो उसका टैग लाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्या है? उत्तम फसल उत्तम इनाम जो है इसका टैग लाइन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो एंट्री पोर्ट व्यापार से मतलब है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। यहाँ पर आपको समझाते हैं उदाहरण से, जैसे कि कोई वस्तु जो है ए वस्तु जो है अमेरिका से भारत मंगाया जाता है, और भारत जो है उसी ए वस्तु को श्रीलंका में निर्यात कर देता है। मतलब कि भारत ए वस्तु जो है अमेरिका से आयात किया, और यही वस्तु के जो है श्रीलंका में क्या कर दिया? निर्यात कर दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? एंट्री पोर्ट व्यापार इसे बोला जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो इसमें से कौन सा जो रिपोर्ट है विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो देख लीजिए, विश्व विकास संकेतक प्रकाशित किया जाता है, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट ये भी प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इन सभी को जो है
विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसे अब बंद कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। तो ई, इसका जो ई वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल है। निर्वाह कृषि ये शामिल नहीं है, तो 3 वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर जो है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितने हैं। तो वर्तमान मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति आय है 50,735 रुपये, 50,735 रुपये। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकासशील देशों में निजी उद्योग के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है ये पूंजी उपलब्ध कराती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था जो है पूंजी उपलब्ध कराती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है पूंजी उपलब्ध कराती है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 11 अप्रैल 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है। तो प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है उसे 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एसए योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है। कोर ऑफ कोर में कौन सी जबकि जो योजना है शामिल है। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये भी शामिल है। अनुसूचित जातियों के लिए विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ये भी शामिल है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, तो ये भी शामिल है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो 1 से अधिक, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत जो है सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा देखिए कि भारतीय संविधान जो है सरकार को, एक सेकंड, भारतीय संविधान जो है सरकार को किस अनुच्छेद के तहत जो है सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 110 के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है। तो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये समर्पित किया गया है कोरोना वॉरियर्स को। किसे, कोरोना वॉरियर्स को। तो डी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया। तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को 1949 को जो है संविधान को भारतीयों के द्वारा अपनाया गया था। और आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे। सारे के सारे अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे,
कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और जो संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सारे आपके जो है, ये सारे आपके जितने भी रीट हैं अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी किए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या जो थी कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी थी, 15 थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका में जो है ड्यूअल नागरिकता है, अमेरिका में जो है ड्यूअल नागरिकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार आरक्षित किया जाता है, मतलब कि विचारार्थ, मतलब कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए लौटा दे। और चौथा जो ऑप्शन है, राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये चौथा वाला गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपके सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो अगस्त प्रस्ताव ने जो है पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। कब आता है, 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। वर्ष 1934 में जो है पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण का विचार किसके द्वारा रखा गया था, तो M.N. राय के द्वारा रखा गया था, M.N. राय के द्वारा रखा गया था। साथ में आपको याद रखना है कि 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि भारत जो एक, याद रखिएगा, भारत क्या है, एक अर्थ संघात्मक है। क्या है, अर्थ संघात्मक राज्य है। ये किसके द्वारा बोला गया था, तो केसी ह्यूलेट के द्वारा बोला गया था। ठीक है, केसी, इसे अर्ध संघात्मक राज्य बोला गया था किसके द्वारा, तो केसी ह्यूलेट के द्वारा बोला गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में
अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों को जो है संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा गया है, सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा गया है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है न्याय, पहला में है। दूसरा में आपका है स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपके तीसरा में है, ठीक है। चौथा में आपके बंधुत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में लिखा गया है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में लिखा गया है। और अंत में बंधुता बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट तरीके से पूछा गया है। वर्तमान में भारत की संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों आता है। में बिहार के प्रतिनिधियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कितनी होती है? 40 और राज्यसभा में 16। टोटल कितना हो जाएगा? 56। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56, समझे कि नहीं। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन पर आपको चयन करना है। तो इसमें से देख लीजिए गलत कथन आपके कौन है। तो जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो सही बात है। संविधान में पारिश्रमिक तय है, तो जो भारत के महान्यायवादी हैं इनका जो वेतन भत्ता है संविधान में तय हुआ नहीं है, ठीक है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो सही है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो ये भी सही है। तो केवल आपके बी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था? गलत ऑप्शन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसमें से जो है ऑप्शन दिया गया है और बताना कि इसमें से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है असम, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है आप लोग मैप में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वृक्ष या पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार। कौन पाया जाता है? देवदार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देवदार है, देवदार सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। जो ये कितना ऊंचाई पर पाया जाता है? लगभग जो है 1500 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर भी आपके ये मिलता है, ठीक है। जो चीड़ है, जो चीड़ यहाँ पर वृक्ष है बी वाला ऑप्शन में, ये आपके 900 से जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में आपके मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में रबड़, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? तो तीनों जो प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पहला में आपके कर्नाटक है, और दूसरा में केरला है, ठीक है। कॉफ़ी में अगर पूछेगा रबर में, तो रबर में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो पहला में आ जाएगा केरला, और दूसरा में आ जाएगा तमिलनाडु। अगर पूछ देगा कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो इसमें पहला में आ जाएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा में आ जाएगा गुजरात, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा गुजरात। तो आपको ध्यान से तीनों पॉइंट को समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें और इनमें से कौन सा विकल्प आपके गलत है। तो कौन सा जो विकल्प गलत है, इस गलत विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो देख लीजिए
अगर आप जाना चाहते हैं चेन्नई, तो आपको अगर बिहार से चेन्नई जाना चाहते हैं तो आपको किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो बंगाल से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश से नहीं जा सकते हैं, ये गलत है। उसके बाद है झारखंड, झारखंड से जाना पड़ेगा, उड़ीसा से भी जाना पड़ेगा और आंध्र प्रदेश से जाना पड़ेगा। उसके बाद झारखंड से जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ से नहीं भी जाएंगे चलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी नहीं जाना, ज़रूरत नहीं है छत्तीसगढ़ जाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी राइट हो जाएंगे, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ई जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ई वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो देख लीजिए, जो कोटा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? राजस्थान में, तो ये तो सही है। तारापुर परमाणु जो रिएक्टर है महाराष्ट्र में, तो ये भी सही है। काकरापार जो रिएक्टर है ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ये गलत है। जो काकरापार परमाणु जो केंद्र है, रिएक्टर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद नरौरा उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है। तो इसमें गलत कौन है? सी वाला आपके गलत है, सी वाला जो आपके गलत है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो बंदरगाह है आपकी प्राकृतिक नहीं है? तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक नहीं है। जबकि आपको याद रखना है कि कांडला, मुंबई और पारादीप ये सारे बंदरगाह जो क्या हैं? प्राकृतिक हैं। जबकि चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो किस विधि के द्वारा जो है शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो है शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है, जबकि डायलिसिस और अति सूक्ष्म क्षरण के द्वारा शुद्धि किया जा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके हर्पिटोलॉजी कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है सरीसृपों का अध्ययन किया जाता कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो हर्पिटोलॉजी कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में जो है जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो एक फफूंद से जो है पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के वार्तिकांग व वर्तिका से जो है केसर का प्राप्त किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे स्टिग्मा बोला जाता है वर्तिका को। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है किसी भी वस्तु या द्रव्य की गति मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो टोकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और बेंचोरीमीटर, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना % होता है? तो 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनली होता है। क्या होता है? हेनली होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस से ठोस में बदलना, ध्यान रखिएगा, गैस से जो है ठोस में बदलना क्या बोला जाता है? तो द्रवण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रवण बोला जाता है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का। तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है तो कौन है? फ्रेंसियम है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्रेंसियम जो है मानव निर्मित है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, मोबाइल फ़ोन में। तो इन तीनों में, तो ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग में किया जाता है? तो कौन सा जो स्केल है प्रयोग में लाया जाता है? तो पीएच स्केल आपके प्रयोग में लाया जाता है, पीएच स्केल। इसमें आपको याद रखना है जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। इसमें जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 जल है, ठीक है। और 7 से जो कम होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे अम्लीय बोलते हैं। और 7 से अधिक हो जाएगा तो उसे क्षारीय बोला जाता है, ठीक है। क्षारीय विलयन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होगा, तो वह तत्व क्या होगा? तो धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सी गुण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो द्रव्यमान, वेग और संवेग। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ई जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, उसका आकार जो होता है परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे गति करती है, ध्वनि तरंगे गति करती है। जो ध्वनि तरंगे होती है याद रखिएगा लंबवत गति करती है, लंबवत गति करती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो जो दोलन का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो बी इसका कम हो जाएगा, किस में है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो जो लड़की अगर बैठी रहेगी तो आवर्तकाल जो है लंबा होगा, अगर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल्दी जल्दी जो झूला है जल्दी जल्दी आगे पीछे होने लगेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी अस्थिर या गतिज वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ठीक है। ये जो नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट है कि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं क्रमशः डायोड एवं ट्रांजिस्टर में जो है टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः जो है 2 और 3 होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोड में जो होता है 2 टर्मिनल धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है, जबकि ट्रांजिस्टर में जो है 3 टर्मिनल
इमिटर बेस एवं कलेक्टर होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्प्लावनता, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर जो है उत्प्लावनता निर्भर करती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओवरी, अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? तो एस्ट्रोजीन, एस्ट्रोजीन एवं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन, ये दोनों आपके सही है। तो एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, तो ई वाला जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरॉन, ये इसका जो स्रावन कहाँ से होता है? तो वृषण से इसका स्रावन होता है। जो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, इसका स्रावन वृषण में होता है। ठीक है, तो ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है। तो कौन है? हाइड्रा है। कौन है? हाइड्रा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें आपको याद रखना है कि मछली, तिलचट्टा और केचुआ में जो है रक्त होता है। नेक्स्ट है माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में आपको बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो देख लीजिए, तो इसमें CO2, जलवाष्प, आयरन और एल्युमिनियम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि मानव आँखें किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो आपको याद रखना है 5500 एंगस्ट्रम में, 5500 एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो डायमंड से कांच। ठीक है, डायमंड से कांच, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब जो है पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन होता है, और इस आंतरिक परिवर्तन होता है और इसके लिए जो है आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो किसकी जो मात्रा होता है अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होता है? तो H2SO4 का, H2SO4 का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 का। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल 30% होता है। ठीक है, जबकि जो HCl होता है वो 20% होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया, तो सही बात है, विटामिन का आविष्कार फंक ने किया। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया, तो सही है। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। हर्पिज से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है, तो ये गलत है। हर्पिज से प्रभावित अंग मस्तिष्क नहीं होता है। तो आपको याद रखना है जो हर्पिज से खुजली, दर्द नामक फफोले हो जाते हैं, ना कि मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो A, B, C आपके तीनों सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ई वाला राइट जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो जो शरीर की समन्वय प्रणाली है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के जो है विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं
अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सारे लोग पहले सारे मैथ को सोल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको, तो इसका उत्तर जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, और लास्ट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।